हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोएनर्जेटिक्स लिपनकॉर्ड से। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बायोकेम एंड फिजियोलॉजी गाइटन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बायोएनर्जेटिक्स एनर्जेटिक्स। तो बायोएनर्जेटिक्स में सबसे पहले हमने डील करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कम्प्लेक्सेस होते हैं, कम्प्लेक्स 1, देन कम्प्लेक्स 2, इनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द कोएंजाइम क्यू में, देन कम्प्लेक्स 3 में ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन, एंड कम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द साइटोक्रोम सी में, साइटोक्रोम सी से कम्प्लेक्स 4 में एंड कम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन देन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है इनटू द वाटर में। ये हमारे पास पूरी हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स 1 से कम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द कोएंजाइम क्यू में, कोएंजाइम क्यू से कम्प्लेक्स 3 में, कम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम सी में, देन कम्प्लेक्स 4 में एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देगा इनटू द वाटर में, यानी कि रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन को इनटू द वाटर में। अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स 1 के क्या क्या कंपोनेंट हैं। कम्प्लेक्स 1 में FMN यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड आयरन सल्फर ग्रुप। देन कम्प्लेक्स 2 में क्या कंपोनेंट हैं, कम्प्लेक्स 2 में FAD फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फेरस आयरन यानी कि आयरन सल्फर ग्रुप। देन कम्प्लेक्स 3 में क्या कंपोनेंट हैं, कम्प्लेक्स 3 के कंपोनेंट हैं F साइटोक्रोम B FeS यानी कि फेरस सल्फर ग्रुप, आयरन सल्फर ग्रुप। देन साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में एंड कम्प्लेक्स 4 के क्या कंपोनेंट हैं, कम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A3 एंड देन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स एंड फेरिक ग्रुप यानी कि फेरिक ग्रुप होता है फेरिक आयरन। देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, जो कि कन्वर्ट होगी इनटू द वाटर में। अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स 1 के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, वो है NADH प्लस H पॉजिटिव, ये कन्वर्ट होगा इनटू NAD पॉजिटिव में। एंड कम्प्लेक्स 2 के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर है FADH प्लस H पॉजिटिव, ये कन्वर्ट होगा FAD में। तो इधर से इलेक्ट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर होंगे एंड ये पूरी सीरीज से होते हुए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को मिलेंगे, जो कि कन्वर्ट होगी इनटू द वाटर में। ये हमारे पास पूरी हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम फर्दर ये देखते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम द कम्प्लेक्स, किसी भी कम्प्लेक्स से, तो एनर्जी रिलीज़ होगी जो कि पुश करवाएगी इलेक्ट्रॉन को, पुश करवाएगी हाइड्रोजन को, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पड़े होंगे इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो अब हम देखते हैं कैसे, कि ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया एंड इधर हाइड्रोजन जो पड़े थे, हाइड्रोजन्स, तो ये हाइड्रोजन जैसे ही किसी कम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स, ये सपोज हमारे पास कम्प्लेक्स 1 है, तो कम्प्लेक्स 1 से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो ये पुश करवाएगा इधर से, जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो फिर पुश करवाएगी इन हाइड्रोजन को फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया से इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ये आ गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये हाइड्रोजन। तो अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स 1 से जैसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पास होता है तो वो कितने हाइड्रोजन को पुश करवाता है, उधर से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कितने हाइड्रोजन को पुश करवाती है इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो कम्प्लेक्स 1 जो है 1 पुश 4 हाइड्रोजन into 4 हाइड्रोजन into इंटरमेम्ब्रेन स्पेस
मेम्ब्रेन स्पेस। कम्प्लेक्स 2 से जैसे अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स 1 हो गया, कम्प्लेक्स 2 से कोई इलेक्ट्रॉन कोई हाइड्रोजन पास नहीं होता, उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है जैसे ही इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 2 से पास करता है जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इस वजह से वो किसी भी हाइड्रोजन को फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मूव नहीं करवा सकती। तो कम्प्लेक्स 2 जो है वो कम्प्लेक्स 2 push no hydrogen into intermembrane space ओके हो गया। एंड देन कम्प्लेक्स 3 की बात करें, कम्प्लेक्स 3 तो कम्प्लेक्स 3 हमारे पास 2 हाइड्रोजन को पुश करवाता है। इससे जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास होगा तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी इलेक्ट्रॉन से वो 2 हाइड्रोजन एटम्स को पुश करवाएगी इनटू द 2 हाइड्रोजन पुश इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पुश 2 हाइड्रोजन इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और कम्प्लेक्स 4 से कितने हाइड्रोजन पुश होंगे इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, तो वो देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स 4 से 2 हाइड्रोजन पुश होंगे। कम्प्लेक्स 4 भी 2 हाइड्रोजन पुश करवाता है, 2 हाइड्रोजन पुश इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये कम्प्लेक्स 3 भी 4 हाइड्रोजन को पुश करवाता है इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से पास होगा कम्प्लेक्स 3 से तो 4 हाइड्रोजन आयन इससे जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज़ होगी जैसे ही वो पास होगा कम्प्लेक्स 3 से तो ये पुश करवाएगा 4 हाइड्रोजन एटम्स को इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो कि विद इन माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होंगे। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं कि अब हम कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस देखते हैं। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इसमें ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी भी कम्प्लेक्स से पास हुए तो माइटोकॉन्ड्रिया से उनसे जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज़ हुई उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया से वो एनर्जी यूटिलाइज हुई माइटोकॉन्ड्रिया में पड़े हुए हाइड्रोजन को पुश करने के लिए इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में यही है कि विद इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ये कम्प्लेक्स 1 है सपोज, इसने पुश करवाए 4 हाइड्रोजन इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ये हमारे पास हो गए 4 हाइड्रोजन इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इधर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, यानी कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और विद इन माइटोकॉन्ड्रिया हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो अब जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पड़े हुए हाइड्रोजन हैं ये दोबारा से विद इन माइटोकॉन्ड्रिया मूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये मूव करेंगे थ्रू द इधर पड़ा होगा एटीपीएस पम्प। तो इस एटीपीएस पम्प के ज़रिए ये मूव करेंगे। जैसे ही एटीपीएस पम्प के ज़रिए ये वापस मूव करेंगे विद इन माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एटीपीएस पम्प ने एटीपी सिंथेसाइज करनी है। तो अब हम देखते हैं वो कैसे सिंथेसाइज होगी जब ये हाइड्रोजन वापस माइटोकॉन्ड्रिया में पास करेंगे थ्रू द एटीपीएस पम्प के ज़रिए, तो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कैसे एटीपी प्रोड्यूस होगी। एटीपीएस पम्प को एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। एटीपी सिंथेज में 2 डोमेन्स होती हैं, एक होता है F0 एंड F1 डोमेन। F1 डोमेन एंड F0 डोमेन, 2 डोमेन्स होती हैं F0 एंड F1 डोमेन। F0 डोमेन में C रिंग्स होती हैं, यानी कि F0 डोमेन हैव C रिंग्स। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा पहले F0 डोमेन से पास करेगा देन F1 में जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन F0 डोमेन से पास करेगा तो ये जो इसकी C रिंग्स है ना, C रिंग्स इन F0 डोमेन, तो उनमें एक रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये रोटेशन एटीपी सिंथेज में जो F1 डोमेन है यानी कि F0 के अंदर जो C रिंग्स थी उनमें रोटेशन प्रोड्यूस हुई, तो ये रोटेशन देन F1 के जो F1 डोमेन के अंदर B सब यूनिट्स हैं, B सब यूनिट्स,
तो F1 डोमेन के अंदर जो 20 सब यूनिट्स हैं उनके अंदर कन्फर्मेंशियल चेंजेस प्रोड्यूस करेंगी। तो इस कन्फर्मेंशियल चेंजेस से ADP बाइंड कर जाएगा विद इनऑर्गेनिक फास्फेट एंड ATP प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको हम दोबारा समराइज़ करते हैं कि जैसी एक ATP सिंथेस की दो डोमेन्स होती हैं, F0 डोमेन एंड F1 डोमेन। तो F0 डोमेन के अंदर C रिंग्स होती हैं और F1 के अंदर बीटा सब यूनिट्स होते हैं। तो जैसे ही F0 से हाइड्रोजन पास करेगा तो F0 के अंदर जो C रिंग्स होती हैं उनमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी और इस रोटेशन की वजह से B सब यूनिट्स के अंदर कन्फर्मेंशियल चेंजेस आएंगे। तो इन कन्फर्मेंशियल चेंजेस की वजह से जो बाहर ADP पड़ा होगा वो बाइंड कर जाएगा विद द ATP के साथ। इस तरह ATP की सिंथेसिस मुकम्मल हो जाएगी। अब हम फर्दर ये देखते हैं कि जब 4 हाइड्रोजन मूव करेंगे, इनटू द ATP सिंथेस से 4 हाइड्रोजन मूव करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस होगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस। और अगर 2 हाइड्रोजन पास करेंगे फ्रॉम मूव इनटू ATP सिंथेस तो कितने ATP प्रोड्यूस होगी? तो ये हमारे पास 0.5 ATP प्रोड्यूस होगी, यानी कि 0.5 ATP प्रोड्यूस होगी। सो ये हमने देख लिया कि मियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है। कि मियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स से पंप होंगे तो उनसे एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो फिर पुश करवाएगी इधर माइटोकॉन्ड्रिया में पड़े हुए हाइड्रोजन को इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। जैसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आएंगे तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डेवलप होगा। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट फिर इनको फिर दोबारा इनको सेंड करवाएगा टू द ATP सिंथेस के ज़रिए इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही ATP सिंथेस से पास होगा तो नाम से ज़ाहिर है कि इसने ATP की सिंथेसिस करवानी। जैसे इसमें से हाइड्रोजन पास होंगे तो वो ATP की सिंथेसिस कैसे होती है कि ATP सिंथेस में F0 डोमेन एंड F1 डोमेन होती है। F0 डोमेन में C रिंग्स होती हैं एंड F1 के अंदर बीटा सब यूनिट्स होते हैं। तो जैसे ही कोई हाइड्रोजन ATP सिंथेस से पहले F0 डोमेन से पास होगा तो उसकी C रिंग्स में कन्फर्मेंशियल चेंजेस आएंगी, तो यानी कि रोटेशन होगी जो कि फर्दर कन्फर्मेंशियल चेंजेस करवाएंगी इनटू द बीटा सब यूनिट और ये बाइंड करवाएगी फिर ADP को इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ और इस तरह ATP की सिंथेसिस अक्कर होगी। और अगर 4 हाइड्रोजन ATP सिंथेस से पास आउट होते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज होती है एंड अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP पास होते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पास होते हैं फ्रॉम ATP सिंथेस तो 0.5 ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH हो तो कितने अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस होगी? तो ATP कितनी प्रोड्यूस होगी? अब हम देखते हैं कि NADH सबस्ट्रेट था फॉर द कम्प्लेक्स 1, तो कम्प्लेक्स 1 सबस्ट्रेट फॉर यानी कि इलेक्ट्रॉन फॉर कम्प्लेक्स 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर कम्प्लेक्स 1। तो जैसे ही ये NADH कम्प्लेक्स 1 से पास होता है, इसके इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 1 से पास होते हैं तो 4 हाइड्रोजन उसने पुश करवाए थे इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, तो 4 हाइड्रोजन वो एंड देन जैसे ही ये कम्प्लेक्स 3 से पास हुआ था तो उसने 2 हाइड्रोजन पुश करवाए थे एंड देन कम्प्लेक्स 4 से जैसे ये है कम्प्लेक्स 1 से देन कम्प्लेक्स 2 से कम्प्लेक्स 2 से ये पास नहीं होता, कम्प्लेक्स 3 एंड देन कम्प्लेक्स 4। कम्प्लेक्स 3 ने 4 हाइड्रोजन पुश करवाए थे इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में और कम्प्लेक्स 4 ने कितने हाइड्रोजन पुश करवाए थे? कम्प्लेक्स 4 ने 2 हाइड्रोजन पुश करवाए थे। सो ये टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए जब एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने हाइड्रोजन पुश होंगे इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में? तो 4 + 4 एंड 2,
ये हो गए टोटल 10 हाइड्रोजन हो गए, टोटल 10 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। तो टोटल 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। फिर हमने बात की कि 4 हाइड्रोजन जो है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी दे सकता है। 4 हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू कितने एटीपी, नंबर ऑफ एटीपी 1 एटीपी। एंड 4 हाइड्रोजन ये वाले भी, ये भी 1 एटीपी के इक्वल हैं। देन कम्प्लेक्स 4 में 2 हाइड्रोजन थे, तो ये 2 हाइड्रोजन कितने एटीपी सिंथेसाइज कर सकते हैं, 0.5। पीछे हमने बात की है 0.5 एटीपी। तो टोटल एटीपी कितने हो गए, टोटल एटीपी हो गए 2.5 एटीपी। यानी कि टोटल एटीपी जब एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH पास करेगा, अपने हाइड्रोजन देगा टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो कितने नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होंगे, 2.5 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। और कितने हाइड्रोजन पुश होंगे इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, वो 10 हाइड्रोजन है। यानी कि 1 NADH इज़ इक्वल टू 2.5 नंबर ऑफ एटीपी एंड कितने हाइड्रोजन पुश करवाता है, 10 हाइड्रोजन। इसको हम रेंडमली कह देते हैं कि 3 ATP, यानी कि 1 NADH जो है वो 3 ATP के इक्वल होता है। अब हम फर्दर मूव करते हैं आगे, फर्दर देखते हैं कि एक अगर हमारे पास FADH का मॉलिक्यूल हो तो वो कितने ATP के इक्वल होगा। तो ATP में क्या है कि हमारे पास एक अगर FADH का मॉलिक्यूल है तो वो सबस्ट्रेट था फॉर द कम्प्लेक्स 2 के लिए, कम्प्लेक्स 2। और हमने कहा था कि कम्प्लेक्स 2 नो हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू नो हाइड्रोजन पुल इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जब कोई हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन है, तो इधर एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी कि नो हाइड्रोजन तो नो ATP। ठीक हो गया। देन कम्प्लेक्स 3 की अगर बात करें तो कम्प्लेक्स 3 ने 4 हाइड्रोजन पुश किए थे इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो कि 1 ATP के इक्वल हैं। देन कम्प्लेक्स 2 ने कितने पुश किए थे, कम्प्लेक्स 4 ने हमारे पास 2 हाइड्रोजन पुश किए थे इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और जो कि हमने कहा था कि 0.5 ATP के इक्वल हैं, 0.5 ATP के इक्वल हैं। तो टोटल ATP कितने हो गए, एक FADH के मॉलिक्यूल से टोटल ATP कितने हो गए, वो हो गए 1.5 ATP, जिसको हम रेंडमली कह देते हैं कि 2 ATP होते हैं। एंड टोटल हाइड्रोजन कितने पुश करवाता है 1 FAD का मॉलिक्यूल, तो वो हो गए हमारे पास 1 FAD का मॉलिक्यूल टोटल हाइड्रोजन। यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं 4 + 2, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन। यानी कि एक FADH का मॉलिक्यूल 6 हाइड्रोजन को पुश करवाता है और कितने नंबर ऑफ ATP देता है, वो है 2 ATP। और 1 NADH का मॉलिक्यूल कितने ATP सिंथेसाइज करवा सकता है, 3 ATP, और वो 10 हाइड्रोजन के इक्वल होता है। यानी कि 10 हाइड्रोजन को इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पुश करवा सकता है। ये हमारे पास हो गया कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये पीछे हमने सारी कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ी है कि क्या होता है कि ATP सिंथेज में 2 कम्प्लेक्सेस, 2 डोमेन्स होते हैं, F0 एंड F1 डोमेन। F0 के अंदर C रिंग्स होती हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास करता है तो F0 के अंदर जो C रिंग्स होती हैं उनके अंदर रोटेशन होगी। रोटेशन की वजह से बीटा सब यूनिट्स जो कि F1 डोमेन के अंदर है उनके अंदर कन्फर्मेंशियल चेंजेस होंगी, तो ADP बाइंड कर जाएगा विद द इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ। अगर 4 हाइड्रोजन वापस ATP सिंथेज के ज़रिए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया मूव करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज होगा। एंड अगर 2 हाइड्रोजन पास आउट होंगे फ्रॉम द ATP सिंथेज तो 0.5 ATP प्रोड्यूस होगी। फिर हमने देखा कि एक NADH से कितनी एनर्जी मिलती है और एक FADH से कितनी एनर्जी मिल सकती है, कितने ATP मिल सकते हैं, MCQ पॉइंट था। हम आगे मूव करते हैं कि ATP सिंथेज का इनहिबिटर कौन है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ATP सिंथेज का इनहिबिटर ऑफ ATP सिंथेज इज़ ओलिगोमाइसिन एंड देन फर्दर देखते हैं कि हमारे पास अनकपलर्स क्या होते हैं। अनकपलर्स वो चीज़ है कि ये
ऐसे चैनल्स क्रिएट करते हैं जो कि वापस हाइड्रोजन को फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पुश करवाते हैं अदर देन एटीपी सिंथेज। यानी कि ये ऐसे चैनल्स क्रिएट करेंगे जो कि एटीपी सिंथेज से तो पास नहीं करवाएंगे हाइड्रोजन को, और जब हाइड्रोजन एटीपी सिंथेज से ही पास नहीं होगा तो एनर्जी भी सिंथेसाइज नहीं होगी, यानी कि एनर्जी एटीपी सिंथेसिस नहीं होगी और हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि अनकपलर्स प्रोड्यूस चैनल्स दैट री-इंटर hydrogen ions other than ATP सिंथेज। यानी कि ATP सिंथेज के बजाय किसी वो ऐसे चैनल्स क्रिएट करेंगे जो कि ATP सिंथेज के बजाय किसी और साइड से इलेक्ट्रॉन को दोबारा इंटर करवाएंगे इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अनकपलर्स में नो एटीपी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो पास ही नहीं हो रहे एटीपी सिंथेज से, तो एटीपी भी प्रोड्यूस नहीं होगी और हीट लॉस अकर, हीट यानी कि प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस। इसकी एग्जांपल में क्या है कि एग्जांपल में अनकपलर्स की एग्जांपल में वो है हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल एंड सेकंड वन इज़ एस्पिरिन इन एक्सेस अमाउंट। अगर एस्पिरिन अगर एक्सेस अमाउंट में दी जाए तो ये भी ऐसे चैनल्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि अनकपलर्स की तरह बिहेव करती है और ऐसे चैनल्स प्रोड्यूस करती है जो कि फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, हाइड्रोजन को वापस री इंटर करवाते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया में अदर देन एटीपी सिंथेज। ये था हमारे पास एटीपी सिंथेज का इनहिबिटर कि ओलिगोमाइसिन एटीपी सिंथेज का इनहिबिटर होता है। एंड अनकपलर्स क्या होते हैं कि ऐसे चैनल्स का प्रोड्यूस करते हैं जो कि हाइड्रोजन को वापस री इंटर करवाएंगे इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया में अदर देन एटीपी सिंथेज, जिस वजह से कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। एंड 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल अनकपलर्स की एग्जांपल है। एंड एस्पिरिन अगर एक्सेस अमाउंट में दी जाए तो एस्पिरिन भी अनकपलर्स है। माइटोकॉन्ड्रिया में NADH के चैनल्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया लैक्स NADH चैनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया लैक्स NADH चैनल्स। जब माइटोकॉन्ड्रिया में NADH के चैनल्स नहीं होंगे तो ये कैसे NADH इधर मूव करेगा? NADH जो है वो प्रोड्यूस होता है इनसाइड द साइटोसोल, लेकिन हमें ये साइटोसोल से रिक्वायर है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में तो NADH के चैनल्स है ही नहीं, तो ये कैसे मूव करेगी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया? तो उसके लिए हम डील करेंगे मैलेट अस्पार्टेट शटल को। तो मैलेट अस्पार्टेट शटल क्या होता है? मैलेट अस्पार्टेट शटल, तो मैलेट अस्पार्टेट शटल में ये है कि ऑक्सैलोएसीटेट जो है, ऑक्सैलोएसीटेट सबसे पहले कन्वर्ट होगी इनटू द मैलेट के अंदर। मैलेट देन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स को क्रॉस कर सकती है और इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया मूव कर जाएगी। जैसे ही ऑक्सैलोएसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होगा तो NADH रिक्वायर होगा और ये साइटोसोल में सब काम हो रहा है, NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैलेट जैसे ही ऑक्सैलोएसीटेट में अगेन कन्वर्ट होगा और यह है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंड ऑक्सैलोएसीटेट में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो ऑक्सैलोएसीटेट ये इस प्रोसेस से प्रोड्यूस होगी, NAD पॉजिटिव आएगा और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। यही NADH फिर हमारे पास इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया आएगी और ये जो इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया है यही NADH फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और एनर्जी सिंथेसाइज होगी। अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये दोबारा मिक्स करेगी विद यानी कि कंबाइन करेगी विद ग्लूटामेट के साथ कंबाइन करेगी। ये ग्लूटामेट के साथ ऑक्सैलोएसीटेट ने कंबाइन किया और प्रोड्यूस होगी अमाइनो ट्रांसफेरेजेस इस पे एक्ट करेंगे और प्रोड्यूस होगी अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट और अस्पार्टेट, यानी कि अस्पार्टेट एंड अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट प्रोड्यूस होगी, ग्लूटारेट।
यही अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट एंड एस्पार्टेट आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ये मूव करेंगी, ये दोनों ही आउटसाइड मूव करेंगी। फिर यहाँ पर एस्पार्टेट एंड अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट ये फिर इधर से जो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट एंड एस्पार्टेट है ये अगेन इनसाइड साइटोसोल ये कंबाइन करेंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी जहाँ से ये प्रोड्यूस हुई थी, यानी कि ग्लूटामेट में एंड ऑक्सैलो एसीटेट में, यानी कि एक ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएंगी, दूसरा ये ऑक्सैलो एसीटेट में। फिर यही ऑक्सैलो एसीटेट देन मेलेट में कन्वर्ट होगा, फिर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके अंदर NAD से NADH को प्रोड्यूस करवाएगा। फिर यही NADH फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूटिलाइज होगी फॉर द ATP सिंथेसिस। और दूसरा NADH का क्या सोर्स हो सकता है जो कि इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो NADH, उसके लिए है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये हमारे पास थी एस्पार्टेट मेलेट शटल, ये कंप्लीट हो गई। अब है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये कन्वर्ट होता है इनटू द G3P में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ये फिर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया मूव कर जाता है और इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया G3P देन कन्वर्ट होगा इनटू द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ये सेकंड जो था कम्प्लेक्स 2 के लिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर था FADH, तो वो प्रोड्यूस हो जाएगा FADH। ये NADH जो प्रोड्यूस किया ये कम्प्लेक्स 1 के लिए था इलेक्ट्रॉन डोनर, और FADH जो है वो कम्प्लेक्स 2 के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर है। यही फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये फिर आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया मूव कर जाएगा, यानी कि साइटोसोल में। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रोड्यूस होता है FADH2 जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है फॉर द कम्प्लेक्स 2 के लिए। और जैसे ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, यानी कि ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, तो इधर NAD पॉजिटिव यानी कि NADH का मॉलिक्यूल रिक्वायर होगा जो कि कन्वर्ट होगा इनटू द NAD में, और ये साइटोसोल में अकर होगा एंड दिस इज अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया।